अब बजट का नाम आते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? लाखों करोड़ों के आंकड़े। तो बजट ओनली क्या हिसाब की किताब है? नहीं। बजट हर एक देश का रोड मैप है जो उसको ये बताता है कि असल में उस देश की प्राथमिकताएं क्या है, उसका जो देश है वो किस रास्ते पे चल रहा है, और आने वाला जो कल होगा उस देश का वो कैसे होगा। तो आज इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि गवर्नमेंट को बजट लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, जो बजट है उसके मेन काम क्या होते हैं, बजट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और कितने टाइप्स के बजट होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा सवाल ये है कि गवर्नमेंट को बजट लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो कुछ ऐसी चुनौतियां होती है, कुछ ऐसी आर्थिक चुनौतियां होती है जिनको ओनली हम बाजार के भरोसे नहीं छोड़ सकते। वहाँ पे जो बजट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट टूल की तरह काम करता है। ठीक है, और इसके जो मेन 3 काम होते हैं, सबसे पहला कौन सा काम है इसका? आवंटन कार्य, अलोकेशन फंक्शन। अब इसके अंदर क्या होता है कि सभी के लिए आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करना, जो गुड्स और सर्विसेज होती है वो इक्वली सब में प्रोवाइड करना। जैसे रोड है, स्कूल है, कह सकते हैं कि पुल है, देश की जो सुरक्षा है वो सब इसी के अंदर आती है। सेकंड इसका क्या काम है? सेकंड इसका काम है रीडिस्ट्रीब्यूशन, पुनः वितरण। अब इसके अंदर क्या होता है? गवर्नमेंट क्या करती है कि टैक्स के थ्रू जो अमीर लोग हैं उनसे पैसा वसूल करती है। ठीक है, और वो पैसा कहाँ यूज़ करती है? वो गरीबों की भलाई के लिए यूज़ करती है। तीसरा इसमें क्या है? स्थिरीकरण, स्टेबलाइजेशन। अब इसके अंदर क्या होता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो मंदी और तेज़ी आती है, ठीक है, इसकी वजह से हमारी जो विकास की गाड़ी है उस पर कोई असर ना पड़े, जो हमारी विकास हो रहा है देश का उस पर कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े, वो स्मूथली चलती रहे। तो मेन 3 इसके ये काम होते हैं। चलिए अब समझते हैं कि जो हमारा बजट है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बजट का जो असली नाम है, ऑफिशियली नेम क्या है। आप जिस चीज़ को बजट कहते हैं वो एक्चुअली उसका नाम बजट नहीं है, उसको कहा जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण। इसका ऑफिशियली नेम ये है, इंग्लिश में कहा जाता है एनुअल फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ये इसका असली नेम है, बजट नहीं है इसका नाम। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो होता क्या है कि रिसिप्ट्स, प्राप्तियाँ, इसका मतलब है जहाँ से पैसा आता है। अब गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है? या तो आएगा टैक्स के थ्रू, या फिर गवर्नमेंट क्या लेगी? उधार लेगी। गवर्नमेंट के पास इसके थ्रू पैसा आया, फिर तय होता है बजट। ठीक है, कि भाई पूरे साल का बजट क्या होगा। फिर इसमें बजट में ये तय होता है कि एक्सपेंडिचर वेयर, मतलब कहाँ कहाँ खर्च होगा, जहाँ पैसा जाता है, मतलब किन किन चीज़ों पे जो ज़रूरी चीज़ें हमारे देश के लिए वहाँ उन पे कितना और कहाँ पैसा खर्च होगा। ठीक है, अब बजट को एक राजस्व खाता, रेवेन्यू अकाउंट में मतलब वर्तमान वर्ष के लिए, और पूंजीगत खाता, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसमें क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। पूंजीगत खाते का मतलब है यहाँ पे परिसंपत्तियाँ और देयताओं, मतलब एसेट्स और लाइबिलिटीज से ये रिलेट करता है। तो अब आप ये सोचेंगे कि क्या, एक क्वेश्चन है कि क्या बजट, जो हमारा बजट है वो ओनली गवर्नमेंट तय करती है कि उसको बजट घोषित करना है या नहीं करना है? उसकी मर्जी होगी, उसके पास पैसा होगा टैक्स के थ्रू, अगर उसके पास पैसा आया है तो ही वो बजट अनाउंस करेगी हर साल, ऐसे नहीं करेगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसको संसद में हर साल बजट घोषित करना ही करना है। क्यों करना है? ये हमारे भारत के संविधान जो है उसमें आर्टिकल अनुच्छेद 112 में दे रखा है कि गवर्नमेंट को हर साल संसद में बजट जो है वो घोषित करना ही करना पड़ेगा, वो नेसेसरी है। ठीक है, अब जो हमारा बजट है, सरकारी जो बजट है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला इसमें रेवेन्यू बजट, राजस्व बजट। अब इसमें क्या होता है? इसमें सिंपल सी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट के जो खर्चे होते हैं और जो गवर्नमेंट के पास टैक्स आता है, ठीक है, उसके थ्रू जो खर्चे होते हैं उसका सारा हिसाब होता है। ठीक है, और इससे ही क्या दिया जाता है, गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको सैलरी भी दी जाती है, वो सारा हिसाब रेवेन्यू बजट के अंदर आता है। सेकंड है इसमें कैपिटल बजट, पूंजीगत घाटा। अब ये किससे रिलेट है? ये है एसेट्स और लाइबिलिटीज से। ठीक है, इसमें क्या होता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है और फाइनेंसिंग। अब सिंपल सी लैंग्वेज में अगर कहे तो कैपिटल बजट के अंदर फ्यूचर में न्यू स्कूल बनानी है, रोड बनाने हैं, पुल बनाने, उन पे जो खर्चा होगा वो सारा किस में आता है? कैपिटल बजट के अंदर आता है। तो सरकारी बजट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो अब क्वेश्चन ये समझते हैं कि जो ये पैसे का फ्लो है, ठीक है, ये पैसा आता कहाँ से गवर्नमेंट के पास, कहाँ कहाँ जो टैक्स है वो टैक्स कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, और उसके थ्रू गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ कहाँ से आता है। ठीक है, और वापस जाता भी कैसे, जो सरकारी खजाना है उसमें पैसा आता कहाँ से, और वापस बजट में ये तय होता है कि पैसा कहाँ कहाँ खर्च किया जाएगा। तो पहले समझते पैसा आ कहाँ से रहा है। ठीक है, तो इसको भी 2 में डिवाइड किया गया है।
फर्स्ट है इसका रेवेन्यू रिसिप्ट्स, जिसको हिंदी में कहते हैं राजस्व प्राप्तियां। सेकंड है इसमें कैपिटल रिसिप्ट्स, जिसको कहते हैं पूंजीगत प्राप्तियां। अब रेवेन्यू रिसिप्ट्स में क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास पैसा आता है टैक्स के थ्रू, ठीक है, और वो पैसा गवर्नमेंट को वापस नहीं देना पड़ता, ठीक है। इसमें क्या है, ऐसी प्राप्तियां जो कोई देयता उत्पन्न नहीं करती या परिसंपत्तियों को कम नहीं करती, इसमें गवर्नमेंट के पास जो पैसा आएगा वो गवर्नमेंट को वापस नहीं देना पड़ेगा। अब इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें फर्स्ट है टैक्स, ठीक है, टैक्स रेवेन्यू, जिसको हिंदी में कहते हैं कर राजस्व, और सेकंड है इसका नॉन टैक्स रेवेन्यू, गैर कर राजस्व। अब जो टैक्स रेवेन्यू है उसको भी दो में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है डायरेक्ट टैक्स और सेकंड है इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स कहाँ से ले लिया जाता है, व्यक्तिगत आय या निगम कॉर्पोरेट से, ठीक है। सेकंड है ना, इनडायरेक्ट टैक्स कहाँ से लिया जाता है, जीएसटी हमारी और सीमा शुल्क जो कस्टम से आता है, ठीक है। एक तो डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। अब सेकंड है इसका नॉन टैक्स, गैर राजस्व कर, मतलब गैर राजस्व, गैर कर राजस्व, ठीक है। अब ये कहाँ से लिया जाता है, ये लिया जाता है तो या तो ब्याज की प्राप्तियाँ या लाभांश और लाभ, और तीसरा इसका सेवाओं से जो शुल्क लिया जाता है। मतलब ये दो तरीके से यहाँ हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर टैक्स को वसूल किया जाता है, एक तो डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट और एक नॉन टैक्स राजस्व, ठीक है। चलिए अब समझते हैं कि कैपिटल रिसिप्ट्स। अब कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट के पास टैक्स से पैसा नहीं आता, इसमें गवर्नमेंट के पास में पैसा आता है या तो कर्ज ले, जो कर्ज लेती है जो उसको फ्यूचर में वापस चुकाना पड़ता है, या फिर क्या करे, जो गवर्नमेंट की संपत्तियां होती है, ठीक है, उनको वो बेच के जो उसके पास पैसा आता है, ठीक है। अब इसको भी दो में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है डेट क्रिएटिंग, ऋण सृजनकारी, और सेकंड है नॉन डेट, गैर ऋण सृजनकारी। अब जो पहला है इसमें से पैसा कहाँ से आता है, एक तो या तो उधार लिया हो, जैसे मैंने आपको बताया घरेलू या विदेश से, दूसरा इसमें लोन, ऋण लेके, और जो नॉन डेट है उसमें कहाँ से पैसा आता है, पुराने ऋणों की वसूली, जो लोन दे रखा है गवर्नमेंट ने उसको वापस वसूल करना, या फिर पीएसयू के थ्रू, पीएसयू शेयरों की बिक्री करके, ठीक है, उनको बेच के जो पैसा आता है, जो गवर्नमेंट की जो संपत्तियां हैं उनको बेच के जो पैसा आता है, ठीक है। तो यहाँ से गवर्नमेंट के पास पैसा गवर्नमेंट के खजाने में आ जाता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट के खजाने में पैसा तो आ गया है, लेकिन इस पैसे को वापस खर्च कैसे किया जाता है जब बजट तय होता है, तो वो भी देख लेते हैं। तो यह है सरकारी खजाना, ठीक है, इसको भी दो में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय, कहाँ खर्चा होगा। अब इसमें खर्चा कहाँ होता है, जो गवर्नमेंट के रोज़मर्रा के जो खर्चे होते हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट जो अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको जो वेतन देती है, सैलरी देती है, पेंशन देती है, ऋण पर जो ब्याज है, भुगतान है, सहायकी है, इन पे जो गवर्नमेंट का खर्चा होता है, सब्सिडीज़ है, ठीक है, इन पे गवर्नमेंट का खर्चा होता है। सेकेंड है इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय। अब यहाँ पे गवर्नमेंट कहाँ खर्चा करती है, आधारभूत संरचना, मतलब सड़कें इमारतें बनाना, मशीनरी पे जो खर्चा करती है, शेयरों में जो निवेश करती है, ये राज्यों को ऋण देती है, लोन देती है, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का वापस ये पैसा खर्च होता है, जाता है। हमने ये देख लिया कि गवर्नमेंट के पास पैसा आता कहाँ से है, वापस गवर्नमेंट का जो खजाना है वहाँ से पैसा वापस जाता कैसे, ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब ये तो आपने चीज़ें समझ ली कि जो हमारा बजट है उसके मेन काम क्या होते हैं, गवर्नमेंट को बजट लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसके स्ट्रक्चर कैसा होता है, गवर्नमेंट का जो बजट होता है वो कितने टाइप्स का होता है, गवर्नमेंट के पास पैसा आता कहाँ से, वापस जब बजट तय होता है तो किन किन चीज़ों पे बजट जो है वो पैसा खर्च होता है, ये सब समझ लिया हमने। लेकिन अब एक कंडीशन समझते हैं कि ऐसा क्या हो कि जो कुल प्राप्तियाँ है, जो इनकम है गवर्नमेंट की, वो और जितना खर्चा है वो बराबर हो, मतलब बैलेंस हो, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, बैलेंस्ड बजट कहा जाता है। मतलब जितनी रिसिप्ट्स आई है उतना ही एक्सपेंडिचर, जितनी इनकम हुई है उतना ही खर्चा हुआ है। तो इसमें ना तो गवर्नमेंट का फायदा हुआ है ना गवर्नमेंट का नुकसान हुआ है, जितना आया है उतना खर्च हो गया, ठीक है, ये बैलेंस है। सेकेंड, इसमें क्या कंडीशन हो सकती है, कुल प्राप्तियाँ, मतलब गवर्नमेंट के पास में इनकम तो ज़्यादा आई है लेकिन गवर्नमेंट का खर्चा कम हुआ है, ठीक है, जिसको कहते हैं सरप्लस बजट। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट का फ़ायदा ही होता है कि उनके पास टैक्स ज़्यादा आया लेकिन जो खर्चे करने हैं वो कम करने हैं, ठीक है। लेकिन तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है और मोस्टली जो सारी कंट्रीज़ है वो इसी पे ही टिकी हुई है। क्या है इसका, कि गवर्नमेंट के पास पैसा तो कम आता है टैक्स के थ्रू या फिर वो जो भी है, ठीक है, उनके पास टैक्स के थ्रू पैसा तो कम आ रहा है, मतलब इनकम कम हो रही है गवर्नमेंट की, लेकिन गवर्नमेंट के खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इस कंडीशन में गवर्नमेंट लेती है लोन, उसको क्या कहा जाता है, इसको घाटे का बजट कहा जाता है, जिसको कहते हैं डेफिशिएंट, जहाँ पे गवर्नमेंट की इनकम तो कम है लेकिन खर्चे ज़्यादा है।
अब ये कंडीशन क्यों बताई, तीसरी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मोस्टली जो कंट्रीज होती है उसी पे बेस होती है, उनके जो भी बजट होते हैं वो घाटे में ही होते हैं। कैसे, इस प्रोसेस को थोड़ा समझते हैं। होता यूँ है कि गवर्नमेंट जब बजट घोषित करती है, ठीक है, अब टैक्स चाहे ज़्यादा आए चाहे कम आए, लेकिन गवर्नमेंट को बजट के अंदर जो नेसेसरी चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, देश के लिए, वो तो उस पर खर्च करना ही होगा। जैसे स्कूल है, रोड है, पुल है, ठीक है, हम कह सकते हैं हमारी देश की सुरक्षा के लिए डिफेंस में जो पैसा खर्च करना है वो उसको करना ही करना होगा, चाहे टैक्स ज़्यादा आए चाहे टैक्स कम आए। तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट क्या करेगी, इस कंडीशन में गवर्नमेंट कर्ज लेगी, ठीक है। चलिए, पहले साल उसके पास में टैक्स कम आया, पैसे कम आए, तो उसने कर्ज लिया, वो कर्ज का पैसा उस पर है अभी तक। दूसरा साल आ गया और उसको बजट तो वापस घोषित करना है, तो फिर उसने कर्ज लिया, अभी भी इनकम कम हुई तो कर्ज लेना पड़ा। अब ये कर्ज धीरे धीरे जाके क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिसको कहते हैं कुल ऋण, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है टोटल डेट, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तीन जो कंडीशंस है वो फ्यूचर में जाके क्रिएट होगी, ठीक है। पहली क्या कंडीशन क्रिएट होगी, क्या यह भविष्य की पीढ़ियों पर भविष्य में वृद्धि के लिए मजबूर करके एक बोझ है, जो आने वाली हमारे पीढ़ियाँ होगी, अगर कर्ज गवर्नमेंट पे बढ़ रहा है, ठीक है, तो उन पे भी क्या फ्यूचर में टैक्स बढ़ाया जाएगा, तो उससे उन पे बोझ होगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या होगी, क्या सरकारी उधार बचत की सीमित आपूर्ति के लिए प्रतिस्पर्धा के नीची निवेश को क्राउड आउट बाहर करता है, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है, क्या ऋण का प्रबंधन किया जा सकता है यदि सरकारी निवेश जैसे बुनियादी ढांचे में प्रतिफल ब्याज पर दर से अधिक हो। मतलब ये तीन सिचुएशन है, ये क्रिएट होगी, इसको थोड़ा आपको ठीक से समझाते हैं। जब ये तीन सिचुएशन क्रिएट होगी तो यहाँ पे हम एंटर होते हैं, जो हमारे अर्थशास्त्री है, इकोनॉमिस्ट है, उनकी बहुत पुरानी बहस में हम एंटर होते हैं, ठीक है। ये अभी की बहस नहीं है, ये बहुत पुरानी बहस है और ये चलती आ रही है कि गवर्नमेंट के ऊपर अगर ज़्यादा बजट मतलब कर्ज हो जाए, ठीक है, तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती है। तो ये जो कंडीशंस होती है इसमें भी क्या होती है, ये दो खेमों में बढ़ जाते हैं, दो ग्रुप में अलग अलग बढ़ जाते हैं। अब जो हमारे अर्थशास्त्री है उनके भी विचार अलग अलग होते हैं। तो इसमें पहले जो ना ग्रुप वाले लोग हैं वो क्या कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट के ऊपर कर्ज बढ़ गया तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उन पे क्या करेगी, टैक्स का बोझ डालेगी, मतलब टैक्स इंक्रीज कर देगी, और ये गलत है। सेकंड क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो हमारे लोग हैं वो बहुत समझदार है, उनको पता है कि अगर गवर्नमेंट अभी क्या कर रही है, कर्ज ले रही है, तो फ्यूचर में टैक्स तो हमारे ऊपर बढ़ाएगी, तो वो क्या करती है, अभी से सेविंग करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो फ्यूचर में उनके पास ऊपर जो टैक्स का बोझ है वो कम पड़ेगा। ये इनके विचार है, ये इनके सजेशन है कि ऐसा हो सकता है फ्यूचर में जाके। लेकिन इनकी बहस को थोड़ा साइड रखते हैं, हम थोड़ी प्रैक्टिकल लाइफ में बात करते हैं, ठीक है। ये बहस तो चलती आ रही है और चलती रहेगी, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये बात करते हैं कि गवर्नमेंट सीरियसली असल में जो अपने फाइनेंशियल है, जो अपने फाइनेंस है, ठीक है, देश के, उनको संभालने के लिए एक्चुअल में काम क्या कर रही है, ठीक है, और क्या कर सकती है, और उनको ढंग से करने के लिए। तो पहला ये है कि राजस्व बढ़ाना, इंक्रीज रेवेन्यू, ठीक है। एक तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जो टैक्स कलेक्शन है उसको थोड़ा बेहतर बना सकती है, ठीक है। और दूसरा क्या कर सकती है, वो जो PSU, जो गवर्नमेंट की जो संपत्तियां होती है, ठीक है, उनमें उनको फ़ायदे के लिए यूज़ करना, मतलब अगर बेचनी है तो बेचे, ठीक है, उनमें निवेश करना, ये कर सकती है, ठीक है, उनको थोड़ा प्लानिंग के हिसाब से चला सकती है। सेकंड है इसमें रिड्यूस एक्सपेंडिचर, व्यय कम करना, मतलब खर्चा कम करना। अब खर्चा कैसे कम कर सकती है, जो सरकारी प्रोग्राम या फिर जो भी अनाउंस करती है उसको थोड़ा प्लान करे, ठीक है, प्लान करके करे कि जहाँ जितना खर्च करना उतना ही करे। जैसे सरकारी कार्यक्रमों और प्रशासन को अधिक कुशल बनाना। सेकंड है कि सरकारी गतिविधियों के दायरे को पूर्ण मूल्यांकन करना। ये जितने भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम होते हैं, गवर्नमेंट का जो खर्चा होता है उसको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से करें, प्लान से करें, अननेसेसरी चीज़ों पे खर्च ना करें। जितना जहाँ करना है उसको प्लान के हिसाब से करें कि कोई अगर स्कीम ना गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है तो उसमें कितना पैसा खर्च करना है, किस तरीके से करना है, ठीक है, वो सारा प्लान के हिसाब से करें। थर्ड है इसमें इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, स्थानगत ढांचे। अब इसमें क्या करती है, इसमें गवर्नमेंट का जो साथ देती है, ठीक है, वो देती है FRBM, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन। इसमें क्या होती है, गवर्नमेंट को ये बताती है कि अधिनियम जैसे विधायी अवरोधों को लागू करना, जो घाटे को कम करने के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करता है।
ये गवर्नमेंट को ये बताती है कि आप जो भी काम करें, कहीं पे भी आप निवेश करें, कुछ भी आप स्कीम प्रोग्राम कुछ भी स्टार्ट करें, ठीक है, उसको पहले आप सिस्टमेटिक तरीके समझिए कि आप जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या ये फ़ायदा होगा, क्या यहाँ नुकसान होगा, ठीक है, पहले आप उसको देख लीजिए, उसके बाद आप वहाँ पर क्या कीजिए, पैसे इन्वेस्ट कीजिए और खर्च कीजिए एक प्लान तरीके से, ठीक है। तो ये 3 तरीके अपना के गवर्नमेंट जो है प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे जो फाइनेंस है उनको और बेहतर कर सकते हैं और करती भी है, ये अपनाती भी है, ठीक है। तो लास्ट में हम पूरी क्लास के कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो क्या ना जो हमारा बजट है वो एक हिसाब की किताब है? नहीं, वो एक जिंदा जागता दस्तावेज है। क्यों है कि हमारे संविधान के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 112 में ये दे रखा है, ठीक है। दूसरा ये है, तो क्या जो बजट ओनली है ना, जो हर सारे जो देश है उनको ओनली उनकी जो असल प्राथमिकताएं है वो बताता नहीं, असल प्राथमिकताएं तो बताता है, लेकिन इसके साथ में उनको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कैसे करना है वो भी तय करता है, ठीक है। तो सरकारी बजट देश के आर्थिक जीवन को आकार देने का प्राथमिक उपकरण है। यह हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को दर्शाता है और आकार देता है। इसकी रूपरेखा को समझना उन शक्तियों को समझना है जो हमारे साझा भविष्य का निर्माण करती है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर हमारा जो बजट है, हमारे इंडिया देश का जो बजट है, क्या वो सही है, क्या वो गलत है? कैसे कि आज जो बजट हमारा घोषित होता है, क्या उसमें जो नेसेसरी चीज़ें हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, ठीक है, जो हम कॉमन लोगों के लिए जो ज़रूरी है, क्या उस पर ध्यान दिया जाता है या नहीं दिया जाता? क्या हमारा बजट सही है, क्या गलत है, या फिर नॉर्मल है, ठीक है, जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं? तो आपके ओपिनियन क्या है हमारे बजट को लेके, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि इंडिया का जो बजट है वो सही है, गलत है, या ठीक है, जैसा है चल रहा है सही है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में, जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।